हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खैरिया यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 23 अक्टूबर का। 23 अक्टूबर की जो पहली खबर है हमारी, वो डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेटेड। डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बातचीत की और यहां पर उन्होंने जो दिवाली का फेस्टिवल आया है, इससे रिलेटेड उन्होंने यहां पर बातचीत हुई थी। और यहां पर अब ये लग रहा था कि दिवाली जो एक फेस्टिवल है, उसके अंदर में जो इंडिया और यूएसए के बीच जो एक कड़वाहट आ रखी है, यहां पर उसको नलीफाई करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातचीत। यहां पर ये जो बातचीत है, ये इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस बात को माना है और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इससे रिगार्डिंग एक पोस्ट भी डाली। यहां पर यह बात कहनी जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि पिछले हफ्ते भी डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में कहा था कि उनकी प्राइम मिनिस्टर मोदी से बातचीत हुई थी, जहां पर इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह बात सुनिश्चित की थी कि डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की किसी भी तरह से बातचीत नहीं हुई थी। जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि इंडिया जो है वो रशियन ऑयल को परचेज करने से अब हट रहा है। इस तरह के क्लेम किए थे डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप जब कोई क्लेम करते हैं, जब तक वो रेटिफाई ना हो जाए, आप उस पर यकीन नहीं कर सकते। कल बातचीत हुई, ये बात हमें पता है, और उसके बाद दो अलग अलग तरह के नैरेटिव जो हैं वो सामने आए। जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि एक बहुत ही अच्छी बातचीत हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ और यहां पर इंडिया यूएसए के जो रिलेशनशिप हैं उनको हम यहां पर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि जो टेररिज्म, उसके खिलाफ जंग के अंदर में इंडिया और यूएसए जो दोनों के दोनों एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, यहां पर साथ में मिलकर उसके खिलाफ जंग लड़ने को भी तैयार है। यहां पर किसी भी तरह का इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं। ट्रेड से रिलेटेड ये बात हुई कि बातचीत हो रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर में तो बातचीत फरवरी से शुरू हो चुकी थी, तो यहां पर और कोई बातचीत जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नहीं की। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बीइंग डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कई सारे और क्लेम कर दिए, जहां पर उन्होंने ये कहा कि इंडिया जो है वो रशियन ऑयल को परचेज करना बंद कर देगा। यह बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कही है, जबकि हमारा विदेश मंत्रालय यह बात सुनिश्चित कर चुका है कि इंडिया अपना जो ऑयल इंपोर्ट है वो अपने देशवासियों के हिसाब से रखता है। इसके अंदर में सबसे जरूरी बात यह आती है कि जहां से हमें सस्ता तेल मिलेगा और हमारी अर्थव्यवस्था को सूट करेगा, उससे हम तेल परचेज करते। हमारा विदेश मंत्रालय खुद ये बात कह चुका है कि हम अब डाइवर्सिफिकेशन की तरफ चल रहे हैं, जहां पर हम रशियन ऑयल को अभी 40% लेते थे, हम यहां पर और मार्केट से भी ऑयल को परचेज करना शुरू कर रहे हैं। यहां पर हमने ये बात नहीं की है कि हम रशियन ऑयल को पूरी तरह से बंद कर देंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप इस बात को क्लेम कर रहे हैं। हमारा विदेश मंत्रालय यह भी बात कह चुका है कि जब हमने रशियन ऑयल को परचेज करना शुरू किया था, तब रशियन ऑयल हमें बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पर मिलता था। अब डिस्काउंटेड रेट पर मिलता था तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था को एक बहुत ज्यादा फायदा होता था और ओवरऑल लगभग साल दर साल 7 से 8 बिलियन डॉलर का हमें फायदा हुआ। अब जो डिस्काउंट है वो $1 के करीब बचा है और जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, तो यहां पर अब इंडिया खुद से बात सोच रहा है कि हम रशिया से थोड़ा कम ऑयल परचेज करें और मार्केट से ज्यादा परचेज करें, ताकि हमें वो इकोनॉमिकल लगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम रशियन ऑयल को परचेज करना पूरी तरह से बंद कर देंगे, जो बिल्कुल गलत है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने कल क्या कहा? उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में, दोबारा से उन्होंने ये बात कही है और 50वीं बार ये झूठ बोला है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो सीजफायर करवाया वो डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया और उसके अंदर में जो ट्रेड है उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप ये बात भूल जाते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर हो रहा था और पाकिस्तान के विदेश मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर
ये बात कह चुके हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने उनसे ये बात कही थी कि इंडिया किसी भी थर्ड पार्टी के मध्यस्थता नहीं बर्दाश्त करेगा। अगर आपको सीजफायर करवाना है तो आपको ही बात करनी पड़ेगी। और जब पाकिस्तान की तरफ से डीजीएमओ लेवल पर कहा कि हमें सीजफायर चाहिए, उसके बाद सीजफायर हुआ था। और हमारी सरकार पार्लियामेंट के अंदर में यह बात कई बार कह चुकी है किसी भी देश की मध्यस्थता नहीं थी और ट्रेड की कोई भी धमकी हमने नहीं ली। हमारे ऊपर अभी भी यूएसए ने 50% के टैरिफ लगा रखे हैं और उसके बावजूद इंडिया किसी भी तरह के दबाव के अंदर में नहीं आया है। और 50% टैरिफ के बावजूद इंडियन इकोनॉमी अभी भी सही से काम कर रही है। हम यूएसए के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहते हैं, लेकिन हमारी शर्तों के ऊपर में, और हम किसी भी प्रेशर टैक्टिक्स के अंदर में नहीं आने वाले हैं। यह हमारी सरकार कई बार ये कह चुकी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी कई बार यह बात कह चुके हैं कि हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन नहीं करेंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप की डिमांड। अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का जो क्लेम है, आप क्या उसको मानते हैं या हम हमारी सरकार का जो नैरेटिव है उसको मानते हैं? और जो भी आपका इस बारे में जो भी विचार है आप हमें कमेंट करके बताएं। अब इसके अंदर में एक और पेच आता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कुआलालंपुर जाने वाले, और कुआलालंपुर के अंदर में 27 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। तो अब यहां पर यह देखना पड़ेगा कि फरवरी के बाद जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जब साथ साथ मिलेंगे तो यहां पर क्या इंडिया यूएसए के जो टाइज है उनको यहां पर मजबूत करने के लिए बातचीत होगी। जो टैरिफ 50% के लगे हैं, क्या उसके अंदर में कोई रियायत मिलने वाली है? और जिस तरह से अब डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के साथ जो ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है, अगर इंडिया के साथ भी इसी तरह से ट्रेड वॉर होगा तो यूएसए की जो इकोनॉमी है जिसके अंदर में इन्फ्लेशन 4% से ज्यादा हो चुका है, तो वहां पर जिस तरह से बैकलैश फेस कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या यहां पर डोनाल्ड ट्रंप अब इंडिया के साथ अपने रिश्तों को सुधारेंगे? 27 तारीख को हमें पता चलेगा कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जब बातचीत होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो हमारे आईटी मिनिस्ट्री से रिलेटेड। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं हमारे अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कल कई सारी अनाउंसमेंट की। यहां पर जो सबसे बड़ी जो मुख्य बिंदु थी वो थी 2021 के अंदर में जिस तरह से हम आईटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जो हम लेके आए थे 2021 के अंदर में, इससे रिलेटेड कई सारी अब बातें जो हैं और गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की गई हैं हमारे आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा। जहां पर सबसे पहले तो जो एआई जनरेटेड जितना भी सोशल मीडिया कंटेंट है उससे रिलेटेड अब एक गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, जहां पर अब यह कहा गया है कि अगर कोई भी इंसान एक एआई जनरेटेड वीडियो बनाता है और उसको पोस्ट कर देता है तो यहां पर जो पोस्ट करने वाला है वो 10% पूरे पोस्ट का ये बताएगा कि ये जो वीडियो है ये एआई जनरेटेड है। समझाने के लिए बताता हूं कि जो ये बोर्ड है इसको आप एक पोस्ट मान के चलिए। अब इसका जो 10% रीजन है, मान लीजिए यहां पर ये लिखना पड़ेगा कि ये एआई जनरेटेड है, ये एक प्रॉपर वीडियो नहीं है। इससे पहले भी ये गाइडलाइंस जारी की जाती थी, लेकिन बहुत ही छोटे शब्दों में बहुत थोड़ी सी जगह पर जो ये चीजें हैं वो यूज की जाती थी। और जिस तरह से डीप फेक, अलग अलग तरह के जो सेलिब्रिटीज हैं, जो लोगों के खिलाफ यहां पर जो वीडियोस बनाई जा रही हैं, यहां पर अब जो हमारी सरकार है उन्होंने ये गाइडलाइंस जारी कर दी। यहां पर एक और बात हमारे आईटी मिनिस्ट्री ने कही है कि 6 नवंबर तक अब जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे के सारे ये बताएंगे, और अगर उनके पास कोई सजेशन है वो भी देंगे, लेकिन जो एआई जनरेटेड कंटेंट है सोशल मीडिया के ऊपर में अब उसकी लेबलिंग जरूरी हो जाएगी। दूसरी खबर जो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, यहां पर जो 2021 के अंदर में जो एथिक्स कोड आया था उसके अंदर में ये कहा गया था कि अगर कोई सोशल मीडिया पोस्ट है और उसके अंदर में ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल है
तो जितने भी प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर में इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, एक्स है, अलग अलग जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, उन सबको यहां पर यह बात सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि अगर हमारा आईटी मंत्रालय ये बात कहता है कि आपको ये पोस्ट हटानी चाहिए और उसके बाद आपको रूल एंड रेगुलेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार काम करना पड़ेगा, और यहां पर अगर आप काम नहीं करते तो जो आर्टिकल रूल 3.1 है जिसके तहत जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको जो सेफ हार्बर मिलता है वो खत्म हो जाए। अब ये सेफ हार्बर क्या है? मान लीजिए मैं एक पोस्ट करता हूं और मैंने पोस्ट की और उस पोस्ट के अंदर में कोई पार्ट जो है वो ऑब्जेक्शनेबल लगा, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो खराब हो सकती है। अगर हमारी सरकार ने जो प्लेटफॉर्म है, जैसे अगर मान लीजिए मैंने YouTube पे ही डाला तो YouTube को, गूगल को ये बात कहेगी कि आपको ये पर्टिकुलर पोस्ट जो है ये हटा देनी चाहिए और मेरे खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी कि आपने ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल जो है वो क्यों डाला। अगर मान लीजिए ऑर्डर पास होने के बावजूद अगर YouTube जो है वो वीडियो नहीं हटाती है, वो पोस्ट नहीं हटाती है, तो यहां पर जब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए जो उसको सेफ्टी मिलती थी वो सेफ्टी हट जाएगी। यहां पर हमारा आईटी मिनिस्ट्री ने कहा कि जिस तरह से कर्नाटका के एक सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था और जिसके अंदर में यह कहा गया था कि जो एक्स, जो ट्विटर जो है, उसको यहां पर यह बात सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि अगर कोई ऑफिशियल जो सरकार है वो ये बात कहती है कि किसी पोस्ट को हटाना है तो उसको हटाना पड़ेगा। अब जो ये प्रावधान है ये 15 नवंबर को लग जाएगा और इसके अंदर में एक और बड़ा बदलाव किया गया, जहां पर अब ये कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का कोई ऑफिसर जो है वो ऑर्डर पास करेगा और उस ऑर्डर को सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो सोशल मीडिया पोस्ट डालते हैं उनको यहां पर उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। वहीं पर जो स्टेट लेवल है वहां पर जो डीआईजी लेवल के जो अधिकारी वो जो ऑर्डर देंगे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उन सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उस पर्टिकुलर पोस्ट को हटाना पड़ेगा। यहां पर सबसे जरूरी बात यह आती है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो अभिव्यक्ति की आजादी के हिसाब से वो ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो किसी पोस्ट को रखें या ना रखें। सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे देश के कानून व्यवस्था के हिसाब से ही चलना पड़ेगा सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। अब देखना यह होगा कि 15 नवंबर के बाद जो जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं क्या वो हमारी सरकार के जो कानून है उसके अनुसार यहां पर काम करेंगे। अपने हिसाब से एक पूरी तरह से एक टीम को गठन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यहां पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यहां पर बैकलैश फेस करना पड़ सकता है और उनका जो सेफ हार्बर है, जो सेफ्टी नेट है, वो ब्रेक हो सकता है। आपका इस बारे में क्या विचार है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो पोल्यूशन से रिलेटेड, और दिवाली सेलिब्रेशन के बाद जो सीपीसीबी है, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने यहां पर एक डाटा जारी किया गया जहां पर यह देखा गया कि 16 सिटीज जहां पर एक्यूआई लेवल सबसे खराब है उसके अंदर में से जो 10 सिटीज हैं वो हरियाणा से है, और यहां पर हरियाणा के अंदर में जो पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा है। इसके अंदर में डाटा में पता चला कि जो जींद डिस्ट्रिक्ट है जो दिल्ली से 130 किलोमीटर दूर है, वहां पर जो एक्यूआई लेवल है वो सबसे ज्यादा 421 रिकॉर्ड किया गया है। तो यहां पर अब जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने अब हरियाणा से ये कहा है कि आपको यहां पर अब कार्रवाई करने की जरूरत है और जो एयर क्वालिटी है उसको यहां पर मेंटेन करने की जरूरत है। यहां पर एक और आंकड़ा जो है वो जारी किया गया है जहां पर यह पता चला है कि पंजाब के अंदर में जो पराली जलाई जाती थी इस साल के अंदर में 1/4 केसेस जो है वो यहां पर रजिस्टर किए गए। तो
जिस तरह से कहा जाता था कि पंजाब के अंदर में पराली जलाई जा रही है और उसकी वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है, यहां पर अब पंजाब की तरफ से जिस तरह से अब पराली जलाने के अंदर में कमी आई है, लेकिन हरियाणा सरकार को यहां पर अब सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो अपने सिटीजन्स को यहां पर जो उनका एक मूलभूत अधिकार है कि उन्हें एक सेफ और अनपोल्यूटेड एयर जो है यहां पर मिलनी चाहिए, उसके लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी। यहां पर एक और बात आती है कि जो एयर है वो बाउंड्री नहीं देखती है, वो ये नहीं देखती है कि हरियाणा के अंदर में अगर पटाखे जलाए जा रहे हैं, अगर पंजाब के अंदर में पराली जलाई जा रही है, तो उसका इंपैक्ट जो है वो पूरे सराउंडिंग के अंदर में होता है। कल मैंने आपको बताया था कि लाहौर के अंदर में भी जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा खराब है, जहां पर पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि दिवाली सेलिब्रेशन की वजह से उनकी एयर क्वालिटी को खराब हुआ। यहां पर हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी, जहां पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और इवन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी यह बात सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि पराली ना जलाई जाए और दिवाली के अंदर में जो सेलिब्रेशन है वो इस तरह से होना चाहिए कि पॉल्यूशन जो है वो कम से कम हो। पंजाब के अंदर में जो केसेस हैं वो 1/4 हुए, लेकिन अभी भी पराली जलाई जा रही है पंजाब के अंदर में, और ये कंसर्न है। पंजाब के अंदर में इस बार फ्लड आई थी और फ्लड की वजह से बहुत सारी जो खेती वो खराब हो गई है, फसलें खराब हो गई है, और खराब होने के बावजूद अगर केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं, तो अगर फ्लड नहीं आती तो पंजाब के अंदर में जो पराली है वो इसी तरह से जलाई जाती। हमें यहां पर अक्रॉस स्टेट्स एक ऐसा अप्रोच लानी पड़ेगी जहां पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा सुप्रीम कोर्ट ये बात सुनिश्चित करे कि पराली भी ना जलाई जाए और दिवाली के दौरान जो पटाखे जलाए जाते हैं उनका भी कम से कम यूज हो, और जिससे एक ऐसा सामंजस्य बने जिसके अंदर में पोल्यूशन जो है वो कम से कम रहे। आपका इस बारे में क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो लद्दाख से आई। लद्दाख के अंदर में जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया था, उसके बाद से यह डिमांड रखी जा रही थी कि लद्दाख को एक स्टेटहुड मिल जाना चाहिए और उसे 6 शेड्यूल के अंदर में इंक्लूड कर देना चाहिए। 24 सितंबर को वहां पर एक वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ जिसके अंदर में 4 लोग मारे गए थे। कल फाइनली जो सेंटर का डेलीगेशन है वो लद्दाख के लोगों से मिला और यहां पर उनसे ये कहा है कि आर्टिकल 371 के तहत जिसके अंदर में अलग अलग राष्ट्र आते, जिसके अंदर में अलग अलग राज्य, जिसके अंदर में नागालैंड है, असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, गोवा है, सिक्किम है, यहां पर लद्दाख को एक स्पेशल प्रावधान दिया जाएगा लद्दाखी पीपल के लिए। लेकिन यहां पर जो ले एपेक्स बॉडी है और जो कारगिल की डेमोक्रेटिक काउंसिल है, उन्होंने यहां पर ही कहा है कि जो 6 शेड्यूल है उसके बिना वो नहीं मानेंगे। वो 6ठी अनुसूची के अंदर में आना चाहते हैं क्योंकि 6ठी अनुसूची के अंदर में जो प्रिजर्वेशन है वो ज्यादा मिलती है, और सबसे जरूरी बात यह है कि वो अभी भी स्टेटहुड की डिमांड को रखते हैं। अब यहां पर ये देखना पड़ेगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आर्टिकल 371 के तहत लद्दाख को स्पेशल राइट्स देने की बात मान रही है, वहीं पर जो लद्दाखी पीपल है वो अभी भी अपनी डिमांड को मान रहे हैं कि हमें 6 शेड्यूल के अंदर में आना है और स्टेटहुड मिलना चाहिए। यहां पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट और लद्दाख की जो काउंसिल है वहां पर अब क्या सामंजस्य बनता है वो देखने की बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है वो केरला से आई है, जहां पर एक बहुत ही अच्छी खबर आई। जो केरला जो है वो पहला स्टेट बनने वाला है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से फ्री हो जाएगा। 2021 में जो केरला की सरकार है उन्होंने यहां पर एक स्पेशल प्रोजेक्ट 2021 के अंदर में लाया था जिसका नाम है एक्सट्रीम पॉवर्टी एरिडिरेशन प्रोजेक्ट, जो 2021 में लॉन्च करने के दौरान जो केरला की सरकार है उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह से लगभग 1 लाख इंडिविजुअल जो एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर में,
जिसके अंदर में लगभग 64,000 जो फैमिलीज हैं जो एक्सट्रीम पोवर्टी में रहती हैं, यहां पर उनके लिए जो केरला की सरकार है वो यहां पर काम करेगी। और लगभग ऐसा देखा गया है कि 4,000 नए हाउसेस बनाए गए हैं, लगभग 1400 जो फैमिलीज हैं उनको लैंड अलॉट की गई है, 2 लाख रुपए तक का जो असिस्टेंस है वो 5600 परिवारों को यहां पर दिया गया है। और उसी के साथ साथ अब जो केरला सरकार है वो 1 नवंबर को ये अनाउंसमेंट करने वाली है कि केरला के अंदर में जो पुअर्टी है, जो एक्सट्रीम पुअर्टी है, उससे फ्री हो गया है केरला। यहां पर जिस तरह से केरला ने जो एक्सट्रीम पुअर्टी से निजात पाई है, इस तरह के काम जो है वो पूरे देश के अंदर में होने चाहिए, जहां पर जो एक्सट्रीम पुअर पीपल है वो पूरे देश से हमें खत्म कर देने चाहिए। और यहां पर जिस तरह से नीति आयोग ने ये पहल की थी और जिस तरह से अब स्पेशल पैकेज दिए जाते हैं, यहां पर केरला सरकार की तर्ज के ऊपर में पूरे देश के अंदर में हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट, उसके साथ साथ जो यूटीज हैं, उनको यहां पर काम करने की जरूरत है। यहां पर केरला सरकार को एक बहुत बड़ा कांग्रेचुलेशन है। और जिस तरह से जो पिनरी विजयन की सरकार ने ये काम किया है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। तो नेक्स्ट खबर है हमारी वो अग्निवीर से रिलेटेड। अग्निवीर की जो स्कीम जो 2021 के अंदर में लाई गई थी, अब यहां पर प्रपोजल चल रहा है कि जिस तरह से जो रिटेंशन है वो 25% किया जाने वाला था, अब यहां पर जो आर्मी है वो यहां पर पुनर्विचार कर रही है, जहां पर जो रिटेंशन है वो 25% से बढ़ाकर 75% किया जा सकता है। लेकिन अभी इसके ऊपर विचार चल रहा है, फाइनल आंसर नहीं आया। और जब भी हमारी आर्मी इसके अंदर में जो फैसला लेगी वो हम आपके लिए आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, जो एक बहुत ही अच्छी खबर से रिलेटेड है। पीएनबी के अंदर में मेहुल चोकसी जो एक डायमंड कारोबारी था, उसने 13,000 करोड़ रुपए का जो लोन फ्रॉड है वो किया था, और वो बेल्जियम के अंदर में। बेल्जियम की जो कोर्ट है उन्होंने यहां पर अब ये कहा है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता है जो ये कहता है कि जो मेहुल चोकसी के खिलाफ कोई अनफेयर ट्रायल होने वाला है। तो इसीलिए अब मेहुल चोकसी जो है वो फाइनली इंडिया आ सकता है और उसके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। और फाइनली जो 13,000 करोड़ रुपए का जो इंडियन पॉपुलेशन का जो पैसा था जो फ्रॉड करके मेहुल चोकसी गया था, वो वापस आ सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो चैट जीपीटी से रिलेटेड। चैट जीपीटी जो एक एआई मॉडल है, यहां पर अब चैट जीपीटी ने जो एटलस है, जो एक ब्राउजर है, जिस तरह से गूगल क्रोम होता है, उसी तरह से अब चैट जीपीटी ने अपना एक ब्राउजर जो है वो लॉन्च कर दिया। यहां पर चैट जीपीटी ने कहा कि जिस तरह से हम गूगल के अंदर में कीवर्ड सर्च करते थे और उसके बाद हमें रिजल्ट आते थे, जो चैट जीपीटी का एटलस है वहां पर आपके अनुसार जो आप कहेंगे उसके अनुसार आपको रिजल्ट मिलेंगे। जिस तरह से हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके जो हमारे पास जो डाटा आता था, अब वो ब्राउजिंग के अंदर में भी ले आए हैं, और इसका असर जो है वो हमारी ऑनलाइन सर्चिंग के ऊपर में बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। कल मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्शन कमीशन है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स की एक मीटिंग होने वाली थी, और अब यहां पर हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार जी, और 2 इलेक्शन कमीशन जो संधू जी और जोशी जी जो है, उनकी मीटिंग हुई। और यहां पर अब ये कहा गया है कि जो पैन इंडिया जो SIR जो इससे पहले 2002 और 2004 के बीच में हुई थी, अब ये यहीं पर होगी, जल्द ही होने वाली है। और इसके लिए अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो वोटर मैपिंग प्रोसेस है उसको शुरू किया जाए। यहां पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो BLOs जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स हैं उनको यहां पर डिप्लॉय किया जाता है, और उनकी डिप्लॉयमेंट से जो पैन इंडिया जो SIR है वो जल्दी शुरू कर देगा इलेक्शन कमीशन। तो नेक्स्ट खबर है हमारी वो NHRC जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, उसने 3 स्टेट गवर्नमेंट जिसके अंदर में आती है मणिपुर की गवर्नमेंट,
त्रिपुरा की गवर्नमेंट और केरला की गवर्नमेंट यहां पर जिस तरह से जो जर्नलिस्ट है उनके ऊपर जो अटैक हो रहा है उसका संज्ञान लिया है, और अब इन तीनों स्टेट्स के जो डीजीपी है उनसे सवाल पूछा गया है कि जो जर्नलिस्ट है उनकी सेफ्टी के लिए जो उनकी सरकारें हैं वो किस तरह से काम कर। जो लास्ट खबर जो नेशनल न्यूज से रिलेटेड है वो उड़ीसा से आई है, जहां पर उड़ीसा के अंदर में जो एसआई भर्ती का जो एक स्कैम था, यहां पर अब जो ये मामला है ये सीबीआई को दे दिया गया है, और यहां पर मोहन मांझी की जो सरकार है उन्होंने कहा है कि वो निष्पक्षता से जांच करवाना चाहते हैं और ये बात सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उड़ीसा के अंदर में आगे से कोई भी स्कैम ना हो, और यहां पर इसीलिए जो जांच ये सीबीआई को दी गई। यहां पर सबसे जरूरी बात यह आती है कि जिस तरह से जो रिक्रूटमेंट है, यहां पर जिस तरह से स्कैम्स होते हैं, हमें एक प्रॉपर ऑर्डर पास करवाया जाना चाहिए, एक लॉ बनना चाहिए जो ये बात सुनिश्चित करे कि किसी भी तरह का स्कैम ना हो, और जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है वो टाइमली हो और वो पारदर्शिता से। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर पहली खबर जो है वो रशिया से आई, जहां व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट के अंदर में जो मुलाकात होने वाली थी वो अब डिले हो गई थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक रशिया एक सीजफायर एग्रीमेंट नहीं साइन करेगा किसी भी तरह की बातचीत नहीं होने वाली। इसी बीच में जो रशिया है उसने अपनी न्यूक्लियर ड्रिल्स जो है वो यहां पर की, और जो न्यूक्लियर ड्रिल्स है उनकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया के ऊपर में पोस्ट की गई। यहां पर अब इस बात को ये देखिए कि रशिया जो है वो अपनी तैयारी दिखा रहा है और वो अपनी मिलिट्री कैपेसिटी को दिखा रहा है कि अगर सीज फायर नहीं होगा, अगर रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है तो यहां पर रशिया की शर्तों के ऊपर ही करना पड़ेगा। वहीं पर जो यूक्रेन है वो चाहता है कि उसे स्वीडिश फाइटर जेट मिल जाएं और वो अपनी सुरक्षा कर ले। सबसे जरूरी बात यह है कि यूरोप के अंदर में जो एक कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट जो 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी और लगभग 4 साल हो जाएंगे इस फरवरी को, नेक्स्ट फरवरी को, तो यहां पर इतनी बड़ी जंग चल रही है और यूक्रेन जो है वो अभी भी सहायता मांग रहा है अपने यूरोपियन देशों से और उसके साथ साथ यूएसए से, ताकि उसे मदद मिल सके और वो अपना डिफेंस कर सके। एक और डेवलपमेंट हुई है जहां पर यूरोपियन कंट्रीज जो है वो सोच रही हैं कि 163 बिलियन डॉलर की जो एक स्पेशल लोन है वो यूक्रेन को दिया जाए, और यहां पर जो ये लोन है ये रशिया की जो संपत्ति उन्होंने यहां पर फ्रीज कर रखी है उससे दिया जा रहा है। यहां पर एक और वायलेशन हो रहा है। रशिया के लगभग 600 बिलियन डॉलर के जो एसेट्स हैं उनको यूरोप और यूएसए के अंदर में फ्रीज किया जा रहा है और उनका इस्तेमाल यूरोप और यूएसए जो है वो यूक्रेन की मदद के लिए कर रहे हैं। तो यहां पर एक चिंता का विषय भी आता है कि क्या इंडिया जैसे हर एक देश को अपने जो एसेट्स हैं वो अपनी ही टर्म्स पर रखने चाहिए। अगर विदेशों में रखते हैं तो जिस तरह से रशिया के जो एसेट्स को पहले तो फ्रीज किया और अब उनके खिलाफ ही उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यहां पर अब एक इंटरनेशनल कन्वेंशन बननी चाहिए उससे। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो गाजा से आई है, जहां पर आईसीजे जो इंटरनेशनल कोर्ट है उन्होंने यहां पर ये कहा है कि जो गाजा है वहां पर जो एड है उसको पहुंचाने के लिए सारे पैसेंजर्स को खोल देना चाहिए, और यहां पर इजराइल को जो सीज फायर हो चुका है, जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो जल्द से जल्द अब गाजा के हर एक क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो फ्रांस से आई, और फ्रांस के अंदर में 3 दिन पहले चोरी हुई, और चोरी हुई उनके सबसे बड़े म्यूजियम से, ल्योर से, जहां पर नेपोलियन बोनापार्ट के जो ज्वेल्स थे उनको यहां पर चुरा लिया गया था। अब यहां पर जो म्यूजियम है दोबारा से ओपन कर दिया गया है, और यहां पर इमैनुअल मैक्रों ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है जो इस बात की जांच करेगी कि जो चोरी कैसे हुई और चोरी के बाद अब उनको रिकवरी किस तरह से की जानी चाहिए। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से है, जहां पर एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था जो शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को हटाने के बाद एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था, जिसके अंदर में शेख हसीना के खिलाफ और शेख हसीना के साथ साथ जो आर्मी ऑफिसर्स जो शेख हसीना की मदद कर रहे थे उनके खिलाफ एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था, जहां पर शेख हसीना को दोषी करार दिया जा चुका है, जिन्होंने
अब तक इस ट्रिब्यूनल के सामने कोई भी अपनी पेशकश नहीं की गई है। यहां पर अब बांग्लादेश के 15 सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स को भी ट्रिब्यूनल ने जेल के अंदर में भेज दिया है और 5 नवंबर को उनकी सुनवाई होने वाली। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि मोहम्मद यूनूस की जो इंटरिम सरकार है वो जिस तरह से अब आर्मी के ऑफिसर्स का क्रैकडाउन कर रही है, क्या बांग्लादेश के अंदर में अब अराजकता जो है वो और ज्यादा फैलेगी। जो नेक्स्ट खबर है वो भी हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका से है, जहां पर श्रीलंका के अंदर में जो ऑपोजिशन पार्टी के जो एक पॉलिटिशियन थे विक्रमासिंघे, उनके गन डाउन कर दिया गया, उनको गोली मार दी गई है। और जिस तरह से श्रीलंका के अंदर में पिछले 1 साल के अंदर में कई सारे जो ऑपोजिशन पार्टी के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको यहाँ पर गोली मारी जा रही है, जिस तरह से हिंसा हो रही है, यहाँ पर अब देखना ये है कि जो दशानायक के जो प्रेसिडेंट है उनकी जो सरकार यहाँ पर चल रही है वो ठीक है या नहीं। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो ईरान से है, जहां पर ईरान ने रेटिफाई कर लिया है यूएन का कन्वेंशन ऑफ टेरर फाइनेंसिंग। आपने सुना होगा FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो ये देखती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी देश अगर टेरर फाइनेंसिंग करता है तो उसको ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है और उनके ऊपर कई सारे प्रतिबंध लग जाते हैं। यहां पर ये सारे के सारे प्रतिबंध जो है वो कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म जो CFT है इसके तहत कहा जाता है। और अब यहां पर ईरान ने जो CFT है उसको यहां पर साइन करने के लिए मान गया। अब सबसे जरूरी बात यह आती है कि जो ईरान है वो हूती रिबल्स जो यमन के अंदर में है उनको सपोर्ट करता है, हमास जो गाजा के अंदर में था उसको सपोर्ट करता था, लेबनान के अंदर में हिजबुल्लाह का सपोर्ट करता था। और अब ईरान ने जो FATF की जो CFT है उसको साइन कर लिया है। अब उसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईरान जो है वो FATF की ब्लैक लिस्ट के अंदर में है और उसकी वजह से वो अपना ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। और रशिया और चाइना को जो ऑयल जो उनके रशिया और चाइना को जो ऑयल इंपोर्ट करता है, अब उसकी जो फंडिंग है, उसकी जो पेमेंट है वो भी यहां पर नहीं हो पाती है। तो यहां पर अब ईरान के जो CFT को साइन करने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो देखने की बात है। जो लास्ट खबर है वो म्यांमार से आई है, जहां पर म्यांमार के अंदर में जो साइबर क्राइम्स हो रहे थे अब उनका संज्ञान लेते हुए जो SpaceX जो इलॉन मस्क की कंपनी है उन्होंने 2500 से ज्यादा जो स्टारलिंक के डिवाइस जो म्यांमार के अंदर में थे और जो फाइनेंशियल फ्रॉड करते थे अब उनको बंद कर दिया। That's all for today. Thank you very much and please subscribe to Anurag Khelia YouTube channel. Thank you.